साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के रूट कॉज क्या हैं और कैसे इन प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है और लोगों की जिंदगी को बचाई जा सकती है जो आज कई राज्यों में खतरे में पड़ी हुई है। जैसे कि मणिपुर का किस्सा। मणिपुर के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, मणिपुर ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे संवेदनशील ऐसे क्षेत्र बन चुके हैं जहां पर कभी भी हिंसा होने का खतरा रहता है या कोई ना कोई उपद्रव होने का खतरा रहता है। आखिर क्यों है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट हमेशा अनस्टेबल रहता है? इसकी अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? क्यों यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स पनपते रहते हैं? सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही है? क्यों यहाँ पर हमारा प्रशासन फेल हो जा रहा है? उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, इस पार्ट को आज आप अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में देख रहे हैं, लेकिन हमेशा से ये अलग अलग स्टेट्स में नहीं था। ये एक्चुअल में एक पूरा जोन है। इसे आप एक जोन मानिए, एक एरिया मानिए, रीजन मानिए, जहां पर कई सारी ट्राइब्स रहती हैं। ये एक ट्राइबल रीजन है जहां अलग अलग आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं और ऐसे लोग रहते हैं जो प्रकृति से अपनी चीजें लेते हैं, नेचर से अपनी चीजें लेते हैं। वनों से लकड़ी लेना या और भी नदी से पानी लेना, ये आर्टिफिशियल चीजों पर निर्भर नहीं रहते। इनको अपनी प्रकृति के साथ मिलकर के जीना है और उस जीने में ये किसी तरह का कोई अवरोध नहीं चाहते। लेकिन जब इन्हें अलग अलग जगहों से अवरोध देखने को मिलता है तो ये डिस्टर्ब होते हैं, विशेष तौर पे तब जब इनके संसाधनों को कोई और यूज करता है और इन्हें कोई पूछता भी नहीं है। असली समस्या की जड़ वहां से है। इन समस्याओं का इलाज या तो हमारी सरकार कर सकती है, या एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, या हमारे और आपके जैसे लोग कर सकते हैं, या तो अपने अपने प्रोफेशन के जरिए या पावर में आके। पावर में आया जा सकता है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके, जिससे आप आईएएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं तथा अन्य सेवाओं के जरिए हमारे देश के लोगों की मदद कर सकते हैं जो अलग अलग कठिनाइयों में पड़े हुए हैं। और यूपीएससी के लिए जरूरी होती है एक अच्छी कोचिंग, जो आपको दे सकता है अनअकैडमी। अनअकैडमी ने 2023 में 70 से भी ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं और अब ये लेकर के आया है 15 महीने का कोर्स सिर्फ 24,999 रुपए में, जिसमें आप दोनों भाषाओं में अवेल कर सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। इसमें हर तरह के बैच आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े टीचर मिल जाएंगे जो आपको सिंपल लैंग्वेज में अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, जैसे मृणाल पटेल सर हो गए, सुदर्शन गुर्जर सर हो गए, सरमद महराज सर हो गए, मधुकर कोटवे सर हो गए। ये आपको हर तरह से मदद करेंगे। साथ ही आपको एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आंसर राइटिंग में भी मदद की जाएगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी मदद की जाएगी। आपको 20 जीएस की पीडीएफ बुक्स दी जाएंगी। आप डाउट पूछ सकते हैं ऑनलाइन, आप डेली कंटेंट ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी मेंटरशिप भी ले सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से इन लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इनकी समस्या क्या है? ये अपनी एक आइडेंटिटी बनाए रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाए, पहला। दूसरा, ये चाहते हैं कि इनकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहे, आर्थिक वृद्धि होती रहे। उसके साथ ही ये चाहते हैं कि जो बाहर के लोग यहां आ रहे हैं, जो माइग्रेट करके आ रहे हैं, माइग्रेशन यहां पर कम से कम हो जाए। उसके साथ ही ये चाहते हैं कि जो सरकार है, सरकार इनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे, या इनको ऐसा महसूस ना हो कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है। ये इनकी डिमांड है। यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है? ये जो पूरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पर ज्यादातर पर्वत हैं। पर्वतों में आपको पता है यहाँ पर हिमालयन रेंजेस हैं अलग अलग, जिसमें ग्रेटर हिमालय है और कई और लघु हिमालय तथा कई छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं। जैसे आप देख सकते हैं अरुणाचल में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी है। यहाँ पर आएंगे तो पटकाई बम है, नागा हिल्स है, ईस्ट मणिपुर हिल्स है, मिजो हिल्स है, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया हिल्स है। पूरा हिली एरिया है। तो यहाँ पर सड़कें बनाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पर बिजली पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट ले जाकर के कनेक्टिविटी करना बहुत मुश्किल है। ये आसाम में आसान है, एक दो जगहों पर और आसान है, लेकिन हिली एरियाज में बड़ा मुश्किल है। ये इसकी ज्योग्राफी है। और साथ ही देखा जाए तो ये एक बॉर्डर एरिया भी है। पूरा एरिया एक बॉर्डर एरिया है। इसके नॉर्थ में आप देख रहे हैं चाइना है, इसके ईस्ट में आप देख रहे हैं म्यांमार है, इसके साउथ में या साउथ वेस्ट में देख रहे हैं बांग्लादेश है। हर तरफ से प्रोटेक्शन भी इसको देना है, तो वल्नरेबिलिटी भी है ना। अब सरकार के सामने चैलेंज क्या है? सरकार के सामने चैलेंज ये है कि इन लोगों का विकास भी करना है, इनका डेवलपमेंट भी करना है, इनकी आइडेंटिटी भी बचाए रखनी है। यहाँ पर जो
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर भी काम करना है, साथ ही हमें डिफेंस या सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हर तरफ बॉर्डर ही बॉर्डर है। सिक्योरिटी के बारे में भी हमें सोच करके चलना है। अब ये सारे चैलेंजेस सरकार के पास हैं, सरकार करे तो करे क्या? इन सब में एक गड़बड़ हो गई है हमसे गड़बड़ ये हो गई कि जब हमको आजादी मिली थी 1947 में, उस वक्त हमने बहुत जल्दबाजी कर दी इन लोगों को अलग अलग यूटी या स्टेट बनाने में। जी, आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं, देखिए ये बात है लगभग ये मैप 1900 के आसपास का मान लीजिए आप, 1900 के आसपास का, 1911 का है वैसे, ठीक है। पहले क्या था, ये पूरा जो रीजन है ये अलग अलग स्टेट नहीं थे, ये पूरा आसाम था। यहां पर एक सिविलाइजेशन थी, एक किंगडम थी जिसका नाम था अहोम किंगडम। अहोम साम्राज्य यहां पर हुआ करता था। ये साम्राज्य लगभग 600 साल से यहां पे था। मैं बात कर रहा हूं 1900 से पहले की, लगभग 600 साल से यहां पर था। और इस किंगडम से लड़ाई कर ली बर्मा ने। बर्मा कौन है? दैट इज म्यांमार की लड़ाई इनसे हुई, म्यांमार ने इनको हरा दिया और ये पूरा एरिया म्यांमार ने कब्जा लिया था। पूरा का मतलब एक बड़ा सेक्शन म्यांमार ने कब्जा लिया था। जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन चलता था तो हमारे देश में अलग अलग स्टेट तो होते नहीं थे, ना यूटी होते थे, उस समय प्रोविंसेस होते थे, प्रांत होते थे। अब प्रांत एक इतना बड़ा भी हो सकता है, प्रांत एक छोटा सा शहर के बराबर भी हो सकता है। अलग अलग प्रांत के अलग अलग राजा थे, हर कोई अपने अपने हिसाब से चल रहा था। समय समय पे अंग्रेजों को पैसा या हफ्ता वसूली दे देते थे, बात खत्म हो जाती थी। तो ये जो एक प्रोविंस था ये भी लड़ाई आपस में लड़ लिया होगा, तो बर्मा को ये हार गए अपने आप को, ये चला गया बर्मा के पास। बर्मा ने इसे हत्या लिया। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा अच्छा बर्मा ने हत्याया है, ठीक है। अंग्रेजों ने बर्मीज के साथ लड़ाई कर दी और इसे बोलते हैं एंग्लो बर्मन वॉर। और इसमें बर्मा हार गया। अंग्रेजों ने जमीन वापस ले ली, और जब जमीन वापस ली थी तो एक संधि करी थी बर्मा के साथ, एक ट्रीटी करी थी, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ यान दाबो। जी हाँ, कभी यूपीएससी वाले जो देख रहे हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये ट्रीटी किससे संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां से आसाम आ गया हमारे पास। अभी भी आसाम नाम तो पड़ा हुआ है, लेकिन इस आसाम में अभी कुछ बंगाल का पार्ट भी था। कई सारे यहां पर अलग अलग ट्राइब्स भी थे जिनकी अपनी एक पहचान थी। मतलब बहुत सारी पहचान वाले लोग रह रहे थे। जैसे आज भारत है, भारत में कई सारी पहचान के लोग रह रहे हैं। मराठी भी हैं, गुजराती भी हैं, यूपी के भी हैं, आपके तेलंगाना के भी है, आंध्रा के भी है, तमिल के भी है, सब लोग रह रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही पहले यहाँ रह रहे थे, नागा भी रह रहे थे, मणिपुर वाले भी रह रहे थे, है ना, मिजोरम वाले भी रह रहे थे, मेघालय वाले भी रह रहे थे, गारो खासी जयंतिया भी रह रहे थे, कई सारी ट्राइब्स रह रही थी, सब जगह ट्राइब्स ही ट्राइब्स थी। अंग्रेजों ने कहा ठीक है। अब अंग्रेजों की इस पर बुरी नजर पड़ गई थी। बुरी नजर क्यों पड़ गई थी? क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि यहां पर जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, विशेष तौर पर असम में, अगर आपको पता हो तो असम में गैस के भंडार हैं। जो लोग जानते हो, असम में गैस के भंडार हैं और यहां पर तेल निकलने के भी चांसेस हैं, रिजर्व हैं गैस और ऑयल के। अंग्रेजों को पता था कि यहां पर तेल निकल सकता है, ठीक है, यहां से तेल निकालना है हमको। अब यहां से तेल निकालना है तो दो चैलेंजेस हैं। पहला तो ये कि जो मुख्य भारत है उसको यहां आने मत दो, और दूसरा ये कि जो यहां के लोग हैं इनको दबाओ। इसके लिए अंग्रेजों ने पूरी एक प्लानिंग बना ली थी। प्लानिंग क्या थी वो देखिए। अंग्रेजों ने 1826 में ये वापस ले लिया था बर्मा से, ठीक है। 1874 में अंग्रेजों ने सबसे पहले आसाम को अलग किया बंगाल से अलग किया, ठीक। उसके बाद आपको याद होगा 1905 में, यहां पर डेट आएगी 1905 में बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, और लॉर्ड कर्जन ने विभाजन कर दिया था हिंदू और मुसलमान के बेसिस पर। इसका बड़ा विरोध हुआ, अलग अलग प्रोटेस्ट हुए, फिर 1911 में वापस एक कर दिया गया। तो जब 1911 में एक किया गया था, उस वक्त अंग्रेजों ने आसाम को एक अलग प्रांत बना दिया था कि अब ये प्रांत हो गया। पहले भी प्रांत ही था, पहले घोषित नहीं था, वहां अपना राजा शासन करता था, कोई दिक्कत नहीं थी, अहोम किंगडम चल रही थी। पर जब ये बर्मा का सीन आया था, उसके बाद से अंग्रेज सतर्क हो गए, इसको प्रांत बना लिया, सीधी नजर थी अंग्रेजों की। और अंग्रेजों ने कहा कि ये ग्रेटर आसाम है। ग्रेटर आसाम का मतलब है कि इसमें और भी अलग अलग कई सारे सेक्शन शामिल हैं, जिसमें मेघालय, नागा और मिजोरम क्षेत्र भी शामिल है। ये पहले क्षेत्र हुआ करते थे, एरियाज हुआ करते थे कि ग्रेटर, जैसे नोएडा होता, ग्रेटर नोएडा आसपास का क्षेत्र भी, ऐसे आसाम इसके आसपास का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। अंग्रेजों ने राज करना स्टार्ट किया। अंग्रेजों ने इसके साथ ही, मैंने अगर लिखा हो,
जी हाँ, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 में ये एक एक्ट पास किया था। इस एक्ट का मतलब ये था कि जो असम का ऊपर वाला क्षेत्र है, जो नॉर्थ में है, जैसे आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, इसको अंग्रेजों ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या फ्रंटियर रीजन घोषित कर दिया था। वो लोग इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बोल लेते हैं। फ्रंटियर जानते हो? फ्रंट, जहां पर जाकर आप फौजी लोग जो होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, कहते हैं ना हमारी सेना फ्रंट पे खड़ी हुई है। तो इसे अंग्रेज फ्रंट बनाना चाहते थे तिब्बत और भारत के बीच में, या जहां भी उनका किंगडम था। उस समय भारत तो ये मानते नहीं थे, इसे किंगडम मानते थे। किंगडम और तिब्बत के बीच में एक ऐसा जोन बनाना चाहते थे जो ना इनका है ना इनका है। ये अंग्रेज इसको लड़ाई के लिए प्रयोग करेंगे, कोई आ ना सके। तो यहां पर कोई आ ना सके में बाहर के तो आएंगे ही नहीं, मेन भारतीय भी नहीं आ सकते। अगर यूपी का आदमी उस वक्त ये सोचता कि मैं यहां चला जाऊं तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक्ट उसे रोक रहा है। फिर इस एक्ट में धीरे धीरे बाकी प्रदेश या कहे कि जो राज्य बन गए थे उनको भी शामिल कर लिया गया था। आज की डेट में इस एक्ट का नाम बदल करके इनर लाइन परमिट कर दिया गया है। आज इसे इनर लाइन परमिट के नाम से जानते हैं। और अगर आपको आज भी देश के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में जाना है तो आपको इनर लाइन ILP लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। हम आना चाहते हैं, आ जाएं क्या? वो कहेंगे हाँ आ जाओ। तो ये कहानी यहां से चली आ रही है। और ये कहानी अंग्रेजों ने इसलिए शुरू की थी ताकि मुख्य भारतीय इस क्षेत्र में ना आए। इस क्षेत्र में आएंगे तो मुख्य भारतीयों को पता चल जाएगा कि यहां पर हम कर क्या रहे हैं। और चूंकि अंग्रेजों ने इसको एक ऐसा क्षेत्र बना दिया था जो एक फ्रंटियर था, बीच में पड़ रहा था, इसी बात का क्लेम करके चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। चाइना कहता है कि तो भारत का था ही नहीं, ये तो भारत का था ही नहीं, ये तो हमारा हुआ। इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहा है चाइना, जबकि ये भारत का था। अंग्रेजों ने बस इसको एक नाम दे दिया था कि हाँ भाई ये वो क्षेत्र है जहां फ्रंट रहेगा। चलिए साहब आगे देखते हैं। आगे समय के साथ 6 शेड्यूल भी आया। 6 शेड्यूल का मतलब है यहां पर 4 राज्य हैं, AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं यहां पर पिछले डायग्राम में देखिए। आज की डेट में अगर आपको आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जाना है तो आपको 6 शेड्यूल लगा हुआ दिखाई देगा। 6वां जो शेड्यूल है वो यहाँ पर अलग तरह की प्रशासनिक सुविधाएं करता है, अलग तरह का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, अलग तरीके से नियम कायदे कानून इनके चलते हैं और यहीं के लोगों की बातों को वरीयता दी जाती है। और अगर आपको अरुणाचल में जाना है, नागालैंड में जाना है, मणिपुर में जाना है और मिजोरम में जाना है तो आपको ILP लेना पड़ेगा। मतलब ले दे के पूरे क्षेत्र को ऐसा कर दिया है कि आपको महसूस होगा कि ये क्षेत्र में कुछ विशेष बात है या कुछ इसे अलग टाइप से बताया गया है। तो अंग्रेजों ने ये पॉलिसी चली और 1873 में ये एक्ट ला करके इसको पूरी तरह से ऐसा कर दिया कि मुख्य भारतीय ना जा सके और इसको अंग्रेज अपने हिसाब से देख रहे थे। अंग्रेजों का इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे असम वाले क्षेत्र में उद्देश्य ये भी था कि कल को जब, ये तो बात है पहले की, जब अंग्रेज इसका सिर्फ दोहन करना चाहते थे, जब बाद में 1947 के आसपास, 1940 के आसपास अंग्रेजों को लग गया था कि भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी, तब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को तेजी से क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले यहां पर केवल 2% क्रिश्चियन हुआ करते थे 1911 में, जबकि 1941 में यह क्रिश्चियन का परसेंटेज बढ़ के 30 से 40% और कहीं कहीं 50% कर दिया गया। एकदम से 1941 से लेकर के 1951 तक 10 साल में यहां पर क्रिश्चियंस का परसेंटेज 40 से 50% बढ़ा दिया गया। और आज अगर जाओगे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको 90% क्रिश्चियन मिलेंगे। अंग्रेजों ने पूरा क्षेत्र क्रिश्चियन से भर दिया है। क्यों? उसके 2 कारण हैं। पहला, ये सब ट्राइबल लोग थे। ट्राइबल लोग वो थे जो गरीबी में जी रहे थे, जिनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो ट्राइबल लोगों को पैसे के लालच दे करके इनका धर्मांतरण किया जा सकता था। और दूसरा ये कि यहां पर अंग्रेज एक पूरे क्षेत्र को, विश्व के नक्शे के हिसाब से देखा जाए तो पूरे क्षेत्र को अंग्रेज एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते थे। ये अंदर की बात है, कई किताबों से पढ़ के पता चलता है। क्रिश्चियन देश बनाना चाहते थे ताकि एशिया में भी एक देश ऐसा रहे जिसे क्रिश्चियन देश हम कह सकें, और यूरोप के लोग इस बात से गर्व महसूस करें कि हमारा एक छोटा सा टुकड़ा, क्रिश्चियनों का टुकड़ा एशिया के बीच में भी है, भारत और चाइना के बीच में है। इसलिए किया गया। और जो वहां पर ट्राइबल लोग थे उन्हें दबाने का एक ही तरीका था, या तो उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते जाओ, पैसे देते जाओ, पैसे के लालच में, और दूसरा उनको ड्रग्स की आदत डलवा दो। आज वही ड्रग्स की आदत है जो नॉर्थ ईस्ट को घेरे जा रही है। जी हाँ, इस पर मैं आऊंगा। चलिए फिर क्या हुआ, 1956 में हमारे देश में
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि अलग अलग राज्य और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उस समय हमारे देश में टोटल 14 तो राज्य बने, स्टेट्स बने, और करीब करीब 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, 6। इसमें आसाम तो पूरी तरह से एक राज्य था, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आसाम में ही एक सेक्शन छोटा सा मणिपुर था, जिसे यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी, जिसको बाद में स्टेट बनाया गया था 1972 में। त्रिपुरा को भी यूटी बनाया गया, जिसे स्टेट बनाया गया 1972 में। तो इसलिए आप देख रहे हैं ये जो मैप है, ये मैप 1956 का है, जहां पर पूरे आसाम में एक मणिपुर नाम का यूटी है, एक त्रिपुरा नाम का यूटी है। हमारी सरकार जान रही थी कि हाँ यहां पर संवेदनशील मामला है, लेकिन उधर पाकिस्तान बना, इधर बांग्लादेश वाला ईस्ट पाकिस्तान बना था। ईस्ट पाकिस्तान में भी कई लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान छोड़ के भारत में आने लगे, और भारत में आने लगे तो आपको पता है कि यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान है, या तो बंगाल भागेंगे या असम भागेंगे। एक बड़ा फिल्ट्रेशन यहाँ पर हुआ, असम में लोग आने लगे। जब असम में लोग आने लगे तो यहाँ पर डेमोग्राफी बदलने लगी। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या का अनुपात। यहाँ पर सभी लोग आसामीज लोग रहते थे, यहाँ पर धीरे धीरे पाकिस्तान के लोग भी आने लगे, और बंगालियों को अंग्रेजों ने बसाना स्टार्ट कर दिया था पहले ही। तो यहाँ पर बंगाली बहुत ज़्यादा हो गए थे और यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हो गए थे। इस बात से आसाम के लोग थोड़े खफा नहीं थे। अंग्रेजों ने बंगालियों को यहाँ पर इसलिए ट्रांसफर किया था क्योंकि यहाँ पर जाकर के काम करवाना था, संसाधन निकलवाने थे, चाय के बागान लगवाने थे, चीज़ें करवानी थी, जो वहाँ के ट्राइबल लोग कर नहीं रहे थे, क्योंकि ट्राइबल लोग इस चीज़ के खिलाफ थे कि आप जो काम यहाँ कर रहे हो हम नहीं करेंगे। इस वजह से क्या हुआ, बंगालियाँ बढ़ते गए, बसते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, बंगालियों को हर कोई पूछने लगा, वही लोग तरक्की करते गए, ये लोग पिछड़ते गए। इस बात से इनके दिमाग में एक और विद्रोह की भावना पैदा होने लग गई थी। साथ ही पाकिस्तानी लोग आने लगे, इस बात से भी परेशान हो गए। धीरे धीरे आसाम में बंगाली और पाकिस्तानी इतने ज़्यादा होते चले गए समय के साथ कि असमीज में एक गुस्सा धीरे धीरे पनपने लगा था। हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो हमको पता नहीं थी कि इस क्षेत्र को कैसे डील करना है, इस समस्या को कैसे डील करना है। हमें जल्दबाजी थी कि स्टेट बनाओ, ये बनाओ, यूटी बनाओ, वगैरह वगैरह। जल्दबाजी में हम कुछ भी किए जा रहे थे। उसकी कुछ भी किए जाने में बहुत कुछ गड़बड़ कर दी हमने। जैसे अगला हमने क्या किया, 1963 में नागालैंड अलग कर दिया। अच्छा, नागालैंड अलग किया, बुरा नहीं किया। नागालैंड के लोग चाह रहे थे कि हमें अलग कर दो, लेकिन नागालैंड के लोग अलग करना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है जिसे बोलते हैं नागा ट्राइब। क्या बोलते हैं? नागा ट्राइब। अब नागा ट्राइब नागालैंड में तो ज्यादातर पाई जाती है, थोड़ी असम में पाई जाती है, थोड़ी मणिपुर में पाई जाती है, थोड़ी मिजोरम में, थोड़ी त्रिपुरा में, थोड़ी मेघालय में। इनका कहना था कि भाई ये ऐसे तुमने एक देश जो राज्य बना के हमको दे दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमको ग्रेटर नागालैंड चाहिए जिसमें हमारे बाकी लोग भी आ जाएं, क्योंकि आपने हमें तो राज्य दे दिया, चलो हमें अलग कर दिया, लेकिन जो बाकी हमारे भाई बंधु दूसरे राज्यों में फंसे रह गए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। वहां की जो बहुसंख्यक लोग हैं वो उनको पूछ नहीं रहे हैं। तो बड़ी समस्या फंस गई, क्या किया जाए। पर यहां पर भी धीरे धीरे अब एक फ्रंट या एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होने लगा जो विद्रोह करने लगा था इस चीज का कि नागालैंड बना के काम खराब किया है। यहां तक कि नागालैंड में तो एक ऐसा भी फ्रंट तैयार हो गया था जो ये कह रहा था कि हमें एक स्वतंत्र देश बना दो। नागालैंड में स्वतंत्र देश बनने की मांग उठने लगी। चलिए साहब, इस बात को भी टाइम पास के साथ दबाया जा रहा था। फिर 1972 आया जब इन लोगों की मांग बढ़ गई थी कि हमें अपनी आइडेंटिटी चाहिए, बाहर के लोग आके हमारा शोषण कर रहे हैं, हमको यहाँ पर दबाया जा रहा है, हमारी डेमोग्राफी बिगाड़ी जा रही है, हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें अलग करो, हमें आसाम से अलग करो, हमें अलग करो। अलग करते करते भारत सरकार ने 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, मेघालय को अलग कर दिया, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, और जो पहले ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर था इसे अरुणाचल प्रदेश कह करके यूटी बना दिया। अरुणाचल प्रदेश नाम से यूनियन टेरिटरी बनी है, ये स्टेट बनेगा 1987 में। मिजोरम को यूटी बना दिया कि लो भैया मिजोरम वालों तुम भी परेशान हो, तुमको भी यूटी बना दिया। और हमारे अजीत डोभाल साहब, आप जानते होंगे उन्हें, अजीत डोभाल साहब ने अपने प्रयासों से और इंदिरा गांधी की इच्छा शक्ति से सिक्किम को भारत में मिलवा लिया 1975 में। सिक्किम पहले अलग था, जैसे भूटान अलग है आज, उस प्रकार से था। अब उसकी अपनी कहानी है, किसी वीडियो में बताएंगे किसी दिन। सिक्किम को अपने देश में मिलवा लिया। अब हमारे देश में ये राज्य बन गए सब, सबको लगा कि अब सब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही नहीं हुआ जी, सही नहीं हुआ। आपने पहले बंटवारा कर दिया था, पाकिस्तान बना दिया, तो पाकिस्तान बनने से कुछ ठीक नहीं हुआ, जबकि खराब और हो गया। वही यहाँ हुआ है।
आपको क्या लगा कि आपने मिजोरम ये बना दिया तो जो मिजो ट्राइब है वो सिर्फ यहीं पे है? मिजो ट्राइब यहाँ नहीं होगी, मिजो ट्राइब यहाँ नहीं होगी, उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा होगा, वो विद्रोह नहीं करेंगे? विद्रोह होने लगा। साथ ही ये जो बात है 1972 की मैं बता रहा हूं, 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश बन गया था। 1971 में बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश बनने के बाद में कई सारे ऐसे लोग थे, कई सारे ऐसे बांग्लादेशी थे जो बांग्लादेश को छोड़ करके भारत में भागने लगे। जैसे पहले भागे थे 1947 में, क्योंकि पहले नया नया विभाजन हुआ था तब भागे थे, उसके बाद जो भागे सो यहां भागे। प्लस पाकिस्तानी जो फौज थी उसका भी प्रयास था कि ज्यादातर लोग भाग के भारत में चले जाएं, विशेष तौर पे हिंदू। तो कई हिंदू और मुसलमान आसाम में आकर के बसने लगे और धीरे धीरे यहां पर इनकी संख्या फिर बढ़ने लगी। फिर समस्या हो गई साहब, यहां पर आसाम में कई सारे अलग अलग गुट भी बन चुके थे। जैसे आपने उल्फा के बारे में सुना होगा, ऐसे कई गुट हैं। जब यहां पर स्थिति ज्यादा बिगड़ गई तो बात 1977 के आसपास आती है, लगभग 6-7 साल बाद। यहां के स्टूडेंट लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया एकदम से। स्टूडेंट लोगों ने कहा आसाम के कि हम विद्रोह करते हैं। कि क्यों विद्रोह कर रहे हो? कि ये पहले इन्होंने बंगालियों को हमारे प्रदेश में लाए गए, फिर ये लोग ईस्ट पाकिस्तानियों को हमारे प्रदेश में लेकर के आए, आज बांग्लादेशियों के नाम पर हमारे प्रदेश में घुसपैठ हो रही है। आज हमारे प्रदेश का हाल यह कर दिया गया है कि हमारे प्रदेश के लोगों के पास रोजगार नहीं है और इन लोगों के पास काम ही काम है। हमारे लोगों को कोई पूछता नहीं है और ये लोग अपनी हुकूमत चला रहे हैं। ये नहीं चलेगा। और हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। आज हम अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो नौकरी की क्या गारंटी है? हम प्रोटेस्ट करेंगे। यहां से छात्रों की राजनीति स्टार्ट हो गई। और इन छात्रों की राजनीति में इन्होंने क्या मांग रखी? 1977 के आसपास बता रहा हूं, इन्होंने मांग रखी कि भाई इनको कैसे भी यहां से बाहर करो। सरकार ने कहा चलो करते हैं, कोर्ट ने कहा करते हैं। अब बाहर कैसे करें? पहले पहचानना पड़ेगा कौन सा बांग्लादेशी है, तभी तो बाहर करोगे। पहचानने के लिए एक प्रक्रिया चलाई गई, उस प्रक्रिया का नाम था एनआरसी, जिसे बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये एनआरसी भारत में कई बार कराई जा चुकी है, जिनमें से पहली बार आपको याद होगा 1951 में आसाम में हुई थी, नो डाउट। लेकिन 1951 के बाद से लंबे समय तक हुई नहीं थी। 1951 में इसलिए कराई गई थी क्योंकि 1947 में भी कई सारे लोग असम में आ गए थे, मैं बता रहा था, तो उनको छांटने के लिए 1951 में कराई गई। लेकिन फिर कोर्ट ने बोला, इन लोगों का वो भी चल रहा था, आंदोलन भी चल रहा था, कोर्ट ने कहा कि फिर से कराया जाए, तो फिर से कराई गई। और 1971 को बेस मान के कराने का लक्ष्य रखा, जो कि हो ही नहीं पाई लंबे समय तक, क्योंकि इसमें फिर राजनीति बहुत आ गई थी। इसमें स्टूडेंट थे, अपना उल्फा आ गया था, तथा अन्य ऐसे कई सारे ग्रुप शामिल हो गए थे जो भारत को तोड़ना चाहते थे और यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते थे। क्योंकि कहीं भी देखो थोड़ी सी चिंगारी लगेगी तो उसको हवा देने के लिए कई सारे दुश्मन पहुंच जाते हैं, जिससे कि इतनी हवा बन जाए कि उन दुश्मनों को अपने हितों को साधने में फायदा हो जाए और सरकार पर प्रेशर पड़े। इस राजनीति के चलते लंबे समय तक हो नहीं पाया। फिर 2014 में, 2014 की बात बता रहा हूँ, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई से कराओ, क्यों नहीं करा रहे हो अच्छे से। तब जाके 2019 में सरकार ने एनआरसी कराई थी, जो काफी बवाल हुआ था उस समय, आपको याद हो तो। फिर अमित शाह ने 370 हटाई, फिर सीए की बात हुई, तब बोला कि एनआरसी पूरे भारत में कराएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि जो बांग्लादेशी आए हैं वो सिर्फ आसाम में नहीं, दिल्ली में भी पहुंचे हैं, बंगाल में भी पहुंचे हैं, हर जगह पहुंचे हैं। और आज हमारे देश में माना जाता है, अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं कि 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में रह करके वहाँ की डेमोग्राफी बिगाड़ रहे हैं, वहाँ पर वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं और उन जैसों को खुश करने में लगी हुई है ममता बनर्जी, जिसकी वजह से संदेश खाली भी हो जाता है। ये चीज पूरे भारत में होनी है, जिसका विरोध हो रहा है। लेकिन आसाम में ये करवाई जा चुकी है 2019 में, और जो बाहर के लोग खोजे गए हैं उनको कैंप में रखा गया है, एक ऐसा कैंप जिसमें वो लोग सुरक्षित रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उनको बता दिया गया कि तुम्हें लौटना है। तो ये यहाँ का मसला है। यहाँ के लोग इस वजह से परेशान हैं। अब देखो, हर राज्य में कई सारी ट्राइब पाई जाती हैं, हर ट्राइब का अलग अलग मुखिया है, समय समय पर कई सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, कई सारे ग्रुप्स बने हैं, हर ग्रुप की यही मांग थी कि हमारी पहचान के लिए हमारे लिए काम करो। लेकिन कर पाना सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि इतना मिक्स्ड है कि हो नहीं पा रहा है सब कुछ। इसमें हवा का काम कर दिया एक चीज ने, जो है आज मणिपुर का एग्जाम्पल। मणिपुर में क्या हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये है म्यांमार, यहां पड़ता है थाईलैंड, यहां पड़ता है लाओस। ये जो तीनों का एरिया है इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? गोल्डन
ट्रायंगल, यहां पर अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है। अंग्रेजों ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अफीम की आदत भी डलवाई थी, जिससे नशे में रहे, ज्यादा कुछ बोले ना। और इस नशे के व्यापार का शिकार बना है हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट। जहां पर सबसे लूपहोल वाली जगह थी वो थी मणिपुर। मणिपुर में लंबे समय से ड्रग्स भेजे जा रहे थे और उन ड्रग्स को रोकेंगे, ऐसा मणिपुर के सीएम ने बोल दिया था पिछले साल फरवरी में, जिसके बाद से विद्रोह और ज्यादा हो गया है। विद्रोह हालांकि पहले से भी हो रहा था, उसके बाद एकदम से बढ़ गया और उसके बाद एक घटना ऐसी हुई कि विद्रोह में बिल्कुल जो है बढ़ोतरी हो गई। घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि वहां की हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई जो ये मणिपुर है, ये मैं वीडियो में बता चुका हूं, एक मैं फिर भी बता देता हूं। हाईकोर्ट ने कहा कि जो मणिपुर है यहां पर 2 ट्राइब्स ज्यादा पाई जाती हैं तो 3 ट्राइब्स, नागा ट्राइब्स भी हैं यहां पर। एक पाई जाती है कुकी ट्राइब, एक पाई जाती है मैती ट्राइब, एक पाई जाती है नागा। कुकी ट्राइब वो है जो ज्यादातर धर्म में क्रिश्चियंस हैं और ये इनकी जो जनसंख्या है लगभग 20-30% है, 30% के आसपास। और ये लोग वो हैं जिनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है, शेड्यूल ट्राइब का। बात सुनना ध्यान से। मैती वो लोग हैं जो हिंदू हैं, इनकी जनसंख्या लगभग 60 से 70% है और इनको एसटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने कहा कि मैती को भी एसटी का दर्जा दे दो। इस बात पर मैती और कुकी लड़ पड़े। क्यों लड़े? क्योंकि एसटी का दर्जा मिल जाने से, एसटी का दर्जा मिल जाने से ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये फिजिकल मैप में, ये आप इसमें जमीन ले सकते हैं एसटी का दर्जा मिल जाने से। अभी सीन क्या है कि एसटी का दर्जा सिर्फ और सिर्फ कुकी के पास है, मतलब इन दोनों में कुकी के पास है, तो कुकी लोग यहां भी जमीन ले सकते हैं, कुकी यहां भी जमीन ले सकते हैं, पूरे मणिपुर में कहीं भी जमीन ले सकते हैं। लेकिन मैती लोगों की दिक्कत यह है कि पहाड़ी क्षेत्र में जमीन नहीं ले सकते, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में वही लोग जमीन ले सकते हैं जिस पर एसटी का दर्जा है। तो मैती लोग कहां रहते हैं? मैती लोग रहते हैं प्लेन एरिया में, छोटा सा आपको दिख रहा है। यानी कि पूरे प्रदेश की 70% जनसंख्या इधर रहेगी और 30% इधर रहेगी। नियम अभी तक का तो ये कह रहा है। अब आप ये बताइए, जब इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो इन्हें भी जगह ज्यादा चाहिए होगी। ज्यादा जगह तभी ले पाएंगे जब इनके पास अधिकार होगा बाकी जगह पे भूमि खरीदने का, और वो अधिकार तब मिलेगा जब इन्हें एसटी का दर्जा मिल जाएगा। वही बात हाईकोर्ट ने कह दी। इसी बात पर बवाल हो गया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग यहाँ आए, और यही वो लोग हैं, यही वो क्षेत्र है। मैं लोगों को दोष नहीं दे रहा, लोग अच्छे हैं, लोगों में बुराई नहीं है। यही वो क्षेत्र है जहां से ड्रग्स की सप्लाई करना आसान है। तो वो लोग जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जो माफिया लोग हैं, उन लोगों ने इस आंदोलन को हवा दी है। आपको पता है झूठी बात फैलाना कितना आसान है। कई ऐसे वीडियोस बनते हैं, झूठी झूठी बातें फैला के इलेक्शन को प्रभावित कर देते हैं। हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, नाम नहीं ले सकता, हमारा वीडियो को रोक दिया जाएगा। अपोजिशन के लीडर ने पूरा का पूरा चुनाव झूठ पे चलाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब झूठी झूठ था, और देखो कितना नुकसान हुआ। तो हम लोग जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों में झूठ चल गया, तो यहाँ तो बेचारों को पता भी नहीं है, इनको तो गुमराह करना बहुत आसान है कि सरकार देखो ऐसा करने जा रही है, सरकार वैसा करने जा रही है, हो गया विद्रोह। यही लड़ाई वहां चल रही है। मणिपुर तो सिर्फ एक केस है जो हमारे और आपके सामने आ गया है। वहां ऐसी कई जनजातियों को अलग अलग प्रदेशों में लड़वाया जा रहा है। हमारी गलती यह है कि हमने आज तक उनका जो बंटवारा जो कुछ भी किया, उनकी चीजों को ध्यान में रख के नहीं किया, अपने हिसाब से किया कि हम डेवलप करेंगे उस जगह को, तुम कौन होते बताने वाले। ये हमारी गलती थी। अब समय की मांग है कि हम उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग विकास करने दें, उन्हीं के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। वो जो चाहते हैं उस हिसाब से उनको चीजें करें, लेकिन उससे पहले जितने भी शरारती तत्व हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन चला के इनको साफ करो। इसलिए अफस्पा लगाया था, एक कानून है अफस्पा। वहां अगर कोई भी संदिग्ध हालत में देखेगा उसे गोली मार दी जाती है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नहीं तो वो आग लगवा देगा ऐसे ही। जी हाँ, तो अफस्पा नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि पहले ये जितने भी बदमाश हैं इन्हें बाहर करो, जैसे हमने कश्मीर से किया है। हालांकि अभी हमले हुए हैं वो जम्मू में हुए हैं, कश्मीर अभी भी सुरक्षित है, वहाँ टेररिज्म बहुत न्यूट्रलाइज कर दिया है। ऐसे ही यहाँ भी करने की ज़रूरत है। फिर यहीं के लोगों से पूछ के, यहीं की चीज़ों को यूज़ करके, यहीं के लोगों को नौकरियों में रिजर्वेशन देके इन्हीं को उठाना है, और इनको न सिर्फ इनके क्षेत्र में विकास करवाना है, बल्कि इनको कनेक्ट करवाना है आसियान कंट्रीज से।
जितने भी साउथ ईस्ट नेशंस हैं, म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, इन सबसे कनेक्ट कराना है और सीधी सड़क बना दो सिंगापुर तक, बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे कि ये लोग विदेशों से भी अपना व्यापार कर सकें और ये लोग भी अपने आप को समृद्ध कर सकें। यहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, इनके हैंडीक्राफ्ट के माल को बेचा जाना चाहिए, इनका प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि ये अपने हैंडीक्राफ्ट के आइटम से ही पैसा कमा सकें। यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती, इनके हैंडीक्राफ्ट का काम ही है जो उनको आगे बढ़ा सकता है। इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसीलिए सरकार इस प्रयास में लगी भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि म्यांमार में चाइना का इन्फ्लुएंस है, यहाँ मिलिट्री शासन लगा हुआ है, तो उससे निपटना भी जरूरी है, उस पर भी सरकार काम कर रही है। तो म्यांमार की स्थिति ठीक होते ही आप देखना ये लोग एकदम से साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी दो चीज़ें करनी है, पहले यहाँ से ऊधम खत्म करना है, जितने भी बदमाश हैं उन्हें बाहर करना है, और म्यांमार को जल्द से जल्द नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें ज़रूरी है कि पहले चाइना को नॉर्मलाइज किया जाए। तो ये लंबा नेक्सस बनेगा ये, इसमें चाइना को भी संभालना है, म्यांमार को भी न्यूट्रलाइज करना है, यूएस की भी मदद लग सकती है और भारत की सरकार को भी मजबूत रहना है और छोटा मोटा डिस्टर्बेंस से प्रभावित नहीं होना, लॉन्ग टर्म विजन लेकर के वहीं के लोगों की बातें सुन करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये हमें करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी होगी कि आखिर चल क्या रहा है। मैं एक मोटा मोटा आइडिया देने आया हूँ, कोई बहुत बारीकी में एक एक बात में आपको रटाने बैठ जाऊँ तो फिर मज़ा खत्म हो जाता है वीडियो का। आप इसे देखें। साथ में हमारा ये जो चैनल है इसे तो डिमोनेटाइज कर दिया गया है, आपको पता है, तो हमने एक और चैनल बनाया हुआ है पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमें वहाँ पर मॉनेटरी थोड़ी मदद मिल जाएगी। थोड़ा मंथली जो पैसा आता है ज़्यादा आ जाएगा, अभी 2-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं, थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे, तो हम आपसे इतनी सहायता ले सकते हैं और थोड़ी सब्सक्रिप्शन उसमें बढ़वा देना। मैं कभी सब्सक्राइब करने को बोलता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मेरे सभी वीडियोज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, चैनल को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मेरे इंस्टाग्राम को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो इसलिए मुझे दूसरे रास्ते भी खोज के चलने पड़ेंगे जिससे मैं आपसे जुड़ा रहूं। तो इतना मैं आपसे मांगता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।